कि बताइए, रंग भारतीय जनता पार्टी लगातार देती है। रागिनी रुकना पड़ेगा। निकट बताइए, क्या ये सवाल उठाना जायज नहीं है? वो चाहते हैं कि योगी जी और मोदी जी हाथरस जाएं, फिर अशोक गहलोत को भी जाना चाहिए उन जगहों पर जहां पर इस तरह की घटनाएं हुई हैं। देखिए, ये रागिनी जी का पर्सनल एजेंडा है, पर्सनल बात है। वो कहना चाहती हैं कि योगी जी और मोदी जी हाथरस जाए, चलिए मान लेते हैं। मेरा बस सवाल है, जो रागिनी जी अगर जवाब दे दे तो मैं बहुत खुश होंगी। मुझे ये बता दे कि 14 तारीख से लेकर 30 तारीख तक कांग्रेस पार्टी का कोई भी प्रवक्ता, कांग्रेस पार्टी का कोई भी लीडर या सीनियर लीडरशिप, राहुल गांधी जी या फिर प्रियंका गांधी वाड्रा जी में से कोई भी हाथरस क्यों नहीं गया? कि आप वेट कर रहे थे कि हाथरस की वो बेटी मर जाए, उसकी मौत हो जाए, उसके बाद आप लाश। मुझे ये समझ नहीं आता दीपक जी, जो कांग्रेस पार्टी हाथरस गई, कांग्रेस पार्टी के रागिनी जी कंप्लीट तो कर ले दीजिए, रागिनी जी कंप्लीट कर ले दीजिए। मैंने आपको 1.5 मिनट दिए, कंप्लीट करने दीजिए। किसकी सरकार है उत्तर प्रदेश? अभी मेरे सवाल पूरा। अरे मोदी जी के खिलाफ बोलने की किसी की हिम्मत नहीं है आपके पैनल पर। मतलब आप एक सवाल पूछने की कि नरेंद्र मोदी कुवैत के शेख की मौत पर आंसू बहाते हैं, एक और सवाल का जवाब मेरा दीजिए। रागिनी जी, मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। माफ कीजिएगा, करना नहीं चाहता। निकट को कंप्लीट करने दीजिए। रागिनी जी, आप मुझसे बेहतर बोल सकती हैं। आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं एक राष्ट्रीय पार्टी की, आप क्षमता रखिए सवाल सुनने का, फिर जवाब दीजिएगा। आपको समय देंगे दीपक। दूसरा सवाल मेरा ये है कि आप मुझे जरा ये बता दीजिए कि आप लोगों के जितने भी कार्यकर्ता थे, सभी ने मुहिम चलाई कि योगी आदित्यनाथ जी इस्तीफा दे दे, रेजिग्नेशन दे दे। बिल्कुल आपकी बात सही है, आप अगर बोल रही हैं तो आपकी बात सराखों पे रख लेते हैं। पर क्या आप ही के कार्यकर्ता, आप ही के पार्टी के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से भी इस्तीफा मांगेंगे और आप लोग उनसे इस्तीफा दिलाकर उदाहरण पेश करेंगे? क्योंकि ये बात तो किसी से छुपी नहीं है कि राजस्थान उत्तर प्रदेश से ज्यादा रेप केसेस में आगे के दौड़ में निकल रहा है। ठीक है रागिनी, एक क्विक जवाब। मुझे आरपी सिंह जी के पास जाना है। रागिनी, एक क्विक जवाब। बात कर रही हूँ मैं, आपकी बात ही नहीं कर रही। जब राहुल गांधी ये कह देते हैं हाथरस के परिवार को कि मेरी प्यारी बहन को मैं जवाब दे देती हूँ, तो उससे आप लोग क्या बोलना चाहेंगे? निकट मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, कलिता जी बड़ी जोर जोर से बोल रहे हैं हेमंत विश्व शर्मा के बारे में। यही हेमंत विश्व शर्मा इनके बगल में बैठते थे। लेकिन पॉलिटिक्स अपार्ट, सवाल ये है, क्या वाकई मदरसों में कुरान पढ़ाई जाती है या ओसामा बिन लादेन बनना सिखाया जाता है? क्योंकि दुनिया के टॉप 5 आतंकवादी, मैं आपको एक आसाम में क्योंकि मदरसा है, उसमें 600 नंबर की पढ़ाई होती है, उसमें से कलिता जी मैं 1 मिनट आपके पास आऊंगा। निगत का वक्त है, आपको पूरा वक्त दिया मैंने, बीच में बिल्कुल नहीं टोका। मैं चिल्लम चिल्ली की डिबेट नहीं करना चाहती, मैं अपनी बात बड़े आराम से रखना चाहती हूँ कि 2015 में माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक बैठक बुलाई थी मुस्लिम इंटेलेक्चुअल की, जिसमें उन्होंने खुले तौर पर इस बात को रखा था कि मुसलमानों को हम एक साथ मिलकर बढ़ाना चाहते हैं और मुसलमानों के लिए हम ऐसा चाहते हैं कि एक हाथ में कुरान पाक हो और एक हाथ में कंप्यूटर हो। और बाकायदा उस बात को एग्जीक्यूट करा गया। 22,000 करोड़ का माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए बजट लाया गया और पढ़ाई को, एजुकेशन सेक्टर को एम्पावर करा गया। 3.2 करोड़ की स्कॉलरशिप्स मुसलमान बेटियों को, मुसलमान बेटों को दी गई, पर इनमें से कोई सवाल नहीं उठाया। तब इन्होंने कोई जवाब, कोई सवाल, किसी प्रकार की मदरसों पे सवाल नहीं उठाए गए। सीबीएसई की बुक्स को मदरसों में इंट्रोड्यूस करा गया, चाहे मैथ्स हो चाहे साइंस हो, तब इनमें से किसी ने सवाल नहीं उठाया। आज के जमाने में ये जरूरत है इस युग के युवाओं की कि आज जब इतना कंपटीशन है तो बच्चों को इस तरह का एक्सेस टू नॉलेज मिले जहां पर उनको इक्वालिटी पता चले, जहां पर वो इंजीनियर, पायलट, आर्किटेक्ट आगे बन सके। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के आसाम के जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने, एजुकेशन मिनिस्टर ने ये बात को आगे, मुहिम को आगे बढ़ाते हुए, मोदी जी की बात को आगे बढ़ाते हुए बोला और बिल्कुल सही कहा गया है कि सरकारी खर्चे पर कुरान पाक क्यों पढ़ाई जाए, वहां पर बच्चों को इक्वालिटी मिलनी चाहिए। जो हक हिंदू बच्चों का है कि वो पढ़ाई मिल पाती है, पढ़ाई कर पाते हैं, आगे बढ़ पाते हैं, वही हक मुसलमान बच्चों को दिया जा रहा है, उसमें इन लोगों को आपत्ति है। रही बात, मैं मानती हूँ सारे मदरसे ऐसे नहीं होते, पर कुछ मदरसे आज भी हमारे हिंदुस्तान में ऐसे हैं जहां पर, जैसे कि आपने भी बताया अपने पायलट दीपक जी, कि जहां पर उन्हें जिहाद सिखाया जाता है, जहां पर उन्हें कत्ल सिखाया जाता है, जो आज भी पाकिस्तान की बातों पर, पाकिस्तान के कल्चर पर चलता है। उस कल्चर से अगर हमें अपने आप को दूर करना है तो हमें अपने बच्चों को पढ़ाना होगा, आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि तभी अगर वो आगे बढ़ेंगे, मॉडर्न कल्चर के साथ बढ़ेंगे, मॉडर्न एरा को समझेंगे, उसी प्रकार जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो आगे बढ़कर अपने आप को मजबूत कर पाएगी और कुछ लोग हैं जो मजबूत नहीं होने देना चाहते।
मैं यहाँ पर दीपक चौरसिया जी के सवालों का जवाब देने के लिए बैठी हूँ, ना कि मैं किसी भाजपाई के सवालों का जवाब देने के लिए बैठी हूँ। तो वो जो भी सदस्य हो भाजपाई, वो प्लीज जाकर के अपने माताओं से और अपने गॉडफादर से बात करें। यहाँ पर मैं सिर्फ बैठ करके दीपक चौरसिया जी, ही इज एन एंकर, मैं उनके सवालों का जवाब दूंगी। 1 मिनट आपसे आपने बोला, आई एम सॉरी टू से, टोका नहीं सुमैया जी, आपको मैंने बीच में टोका नहीं। आपका क्या मतलब है? आप बोलिए प्लीज, आप बोलिए प्लीज, आप बोलिए। क्या मतलब है? आपको पता है आरएसएस के संचालक हमारे मोहन भागवत जी ने क्या बोला था? उन्होंने बोला था हिंदुस्तान तब तक कामिल नहीं है जब तक आप सबका माइंडसेट है कि किसी को बेवकूफ मत बनाइए। आरएसएस को दोषी करार कर दिया। आसाम में आपको पता है सब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, समझ में आया कि नहीं आया? तब तो नहीं बोली। क्या मतलब है, क्या मतलब है कह करके यहाँ पे आप दूसरों को बता सकती हैं, मुझे नहीं बता सकती। में से फंडिंग हटाना, क्या ये भी आरएसएस का एजेंडा है? सॉरी टू से, को भी बंद किया जाएगा। आई एम नॉट लिसनिंग यू एंड आई डोंट वांट टू लिसन यू। आप लोग कुंभ के मेले को बंद करने की बात करते हैं, आपको जानती भी नहीं हूँ। आप जाके बीजेपी ज्वाइन की है, अपने सदस्यता ली है। अरे मैडम, प्रजातंत्र है, आप भी कोई पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। आप उनकी बात तो नहीं कर सकती ना। प्रजातंत्र, आप भी कोई पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। मैं शुरुआत करना चाहती हूँ कि स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा है। स्वामी विवेकानंद जी ने बड़े ही शुद्ध शब्दों में ये कहा है कि जब भी कोई परेड होती है तो परेड में कहा जाता है पीछे मुड़, और जैसे ही आदेश आता है पीछे मुड़ तो आखिरी नंबर पर जो व्यक्ति है वो पहले नंबर पर आ जाता है, और जो पहले नंबर पर व्यक्ति होता है ना वो आखिरी नंबर पे आ जाता है। इसका तात्पर्य ये है कि जो भी पहले नंबर पे होता है उसे कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि न जाने जिंदगी कब कह दे पीछे मुड़। ऐसा ही कुछ जेएनयू के छात्रों के साथ हुआ है। जब से इन्होंने स्वामी विवेकानंद जी का अनादर किया है ना, तब से हिंदुस्तान की जनता ने और जिंदगी ने ये कह दिया पीछे मुड़। इसीलिए आज हिंदुस्तान की जनता ने इन्हें नकार दिया है, इन्हें छोड़ दिया है। आज भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वालों की गढ़ से ना भारत माता की जय की गूंज आ रही है, और इन्हें दर्द होगा, बहुत दर्द होगा, और तब तक दर्द होगा जब तक इनकी आत्माओं का शुद्धिकरण नहीं हो जाता, और उसकी आज नींव रख दी गई है। कब तक ये लोग कहते हैं ना कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, इनका वही हाल है। आज वो सूडो सिक्युलर जो होते हैं, जो लिबरल गैंग होते हैं, जो छाती पीट कर रोना चाहते हैं, आज वो छाती पीट कर रो रहे होंगे कि हाय हमने क्या कर दिया था। और मेरे बड़े भाई शोएब जमई ने अभी बात करी बंगाल। अरे आप देखिए कि स्वामी विवेकानंद का अनादर होता रहा और ये कुछ नहीं कहे। आज इन्हें पता है कि बंगाल में चुनाव आने वाले हैं, तो इन्हें फिर धर्म और जाति याद आ गई कि क्या इस्लाम की रिटर्न हिस्ट्री क्या 1400 साल पुरानी से ज्यादा कहीं लिखी हुई है? इस्लाम की रिटर्न हिस्ट्री बताइए। दीपक जी, आपने ये जो बात कही, मैं दोबारा इसी को आई विल रीआइटरेट कि जो रिटन हिस्ट्री है इस्लाम की वो 1400 साल पुरानी ही है, चाहे कोई माने या ना माने। बहरहाल हमारी आज की जो बहस है वो ये है कि शाकिब उल हसन जैसे व्यक्ति जिन्होंने एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश करी उनके ऊपर कादरी साहब, दीपक जी ने चुप करा लीजिए, उसके बाद मैं बोलना चाहती हूँ। मैं किसी के बीच में नहीं बोली, मैं ये बिल्कुल अप्रिशिएट करती हूँ कि कादरी साहब चिल्ला जबरदस्ती की जिरा कर रहे हैं, जबरदस्ती की जिरा कर रहे हैं। निगत बोलिए आप। धन्यवाद। असल में ये क्या है ना, जो कट्टरपंथी लोग हैं ये अपनी सहूलियत के हिसाब से जागते हैं, और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात बोलूंगी, जो कट्टरपंथी लोग हैं ये वो आस्तीन के सांप है जो आपको डसते नहीं है, पर धीरे धीरे आपकी आस्तीन में रहकर आपकी नसों से खून चूसते रहते हैं। निकिता तोमर की लव के नाम पे, प्यार के नाम पर दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है और ये चुप रहते हैं। एक मासूम बच्ची को आईएसआईएस का एजेंट बना दिया जाता है जबरन शादी करके, और ये चुप रहते हैं। हलाला के नाम पर निरंतर रेप होते आते हैं और ये चुप रहते हैं। ये कब आवाज खोलते हैं? जब नुसरत जहां बिंदी लगा लेती है। ये कब आवाज खोलते हैं? जब एक मुसलमान बेटी अपने बाल खोल के आ जाती है। ये कब आवाज खोलते हैं? जब इन्हें दिखने लगता है कि इनका निजी फायदा होने वाला है। आप याद करें, कंपनी ने एक एडवर्टाइजमेंट बनाया था, हाहाकार मचा दी थी इन लोगों ने ये कहकर गिविंग एटीट्यूड है उस कंपनी का, और इतना खूबसूरत एडवर्टाइजमेंट बनाया है। अरे आज शाकिब उल हसन ने यही तो किया है, एक मैसेज तो दिया है कि पूजा में जाकर उसने अपने आप को ये दिखाया कि वो कितना सेक्युलर है। पूजा में जाकर उसने ये एक मैसेज तो दिया है ना जनता को, आप लोगों ने उसे थ्रेट देनी शुरू कर